डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 8 के पाठ में चौथा पॉइंट कार्बन के अपरूप के बारे में समझेंगे। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन जब आपस में बहुत सारे परमाणु जुड़ जाते हैं, कार्बन कार्बन के ही परमाणु जुड़ जाते हैं, तो वो तत्व कहलाता है। तत्व किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो तत्व कहलाता है। परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपरूप की। कहने का मतलब यह है कि जब कार्बन कार्बन के ही परमाणु आपस में बहुत सारे परमाणु जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक पदार्थ बन गया कार्बन परमाणु के जुड़ने से, और दूसरा एक ये पदार्थ बन गया कार्बन परमाणु के जुड़ने से। इसमें भी कार्बन कार्बन परमाणु ही है, यानी कि ये भी कार्बन का ही तत्व है, और इसमें भी कार्बन कार्बन परमाणु ही है, लेकिन इन दोनों के गुण अलग अलग हैं। वो किस आधार पर हैं? वो होंगे इनमें उपस्थित बंध के आधार पर। ये जो बंध है ना, जहां कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, इन बंध की स्थिति, बंध की ज्यामिति, ठीक है, इन बंध के आधार पर इन दोनों प्रकार के यौगिकों तत्वों में आपको अंतर मिलेगा। इसके गुण अलग होंगे और इसके गुण अलग होंगे। इसे ही अपन अपरूप कहते हैं, और इस प्रकार के गुण धर्म को अपन अपरूपता कहते हैं। अब अपन आपकी किताब में जो परिभाषा है उसको समझेंगे। किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप, देखो किसी तत्व के, तत्व यानी कि जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन का एक तत्व बन गया, ठीक है। दो या दो से अधिक रूप, दूसरा रूप जैसे बताया ऐसे भी हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, इस प्रकार से ये अलग रूप हो गया, ठीक है, ये कार्बन है। दो या दो से अधिक रूप भी हो सकते हैं, जैसे ये भी हो सकता है कार्बन कार्बन, इस प्रकार से, ठीक है, कार्बन कार्बन हो गए। तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के रूप हो गए, किसी तत्व के हो गए, यानी कि कार्बन तत्व के। कार्बन तत्व इसमें भी है, इसमें भी कार्बन तत्व है, और इसके अंदर भी कार्बन तत्व ही है। दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो, यानी कि गुणों में अंतर हो। जैसे इस कार्बनिक तत्व के गुण अलग होंगे, इस कार्बनिक तत्व के गुण अलग होंगे, और इस कार्बनिक तत्व के गुण अलग अलग होंगे, ठीक है। इसे ही अपरूप कहते हैं, यानी कि ये अपरूप कहलाते हैं, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं, अलग अलग रूप, ठीक है, तथा इस गुण को अपरूपता कहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अपरूपता कार्बन तत्व के अंदर ही पाई जाती है। कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के अंदर भी अपरूपता होती है। जैसे फास्फोरस के अंदर भी अपरूपता पाई जाती है, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। इसी प्रकार से सल्फर के अंदर भी अपरूपता पाई जाती है, ऑक्सीजन के अंदर भी अपरूपता पाई जाती है। तो कार्बन के अलावा अन्य पदार्थों के अंदर भी अपरूपता पाई जाती है, परंतु सबसे ज्यादा अपरूपता कार्बन में ही पाई जाती है। तो कार्बन जो तत्व है उसमें दो या दो से अधिक रूप उसके, और उनके रूपों में जो गुणों के अंदर जो भिन्नता है, गुणों में जो अंतर है, उसे ही अपरूप कहते हैं, और इस गुण को अपन अपरूपता कहते हैं। अब ये बता रहा है कि प्रकृति में कार्बन तत्व है, विविध रूपों में पाया जाता है। प्रकृति के अंदर कार्बन तत्व है, कई रूपों में होता है, पौधों के अंदर भी है, जंतुओं के अंदर भी है, निर्जीव पदार्थों के अंदर भी है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं और इनके गुण अलग अलग होंगे। जैसे हीरा, हीरा जो है उसमें भी कार्बन कार्बन परमाणु ही है सारे, ठीक है, हीरे के अंदर भी कार्बन कार्बन ही है, पर हीरे के गुण अलग हैं। ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, परंतु ग्रेफाइट के गुण अलग है। और फुलरीन के अंदर भी कार्बन कार्बन के ही परमाणु होते हैं सारे, परंतु फुलरीन के गुण अलग होते हैं, ठीक है, तो इनके गुण अलग अलग हो गए। ये सभी कार्बन के परमाणु से बने होते हैं, यानी कि हीरा भी कार्बन परमाणु से मिलकर बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन परमाणु से मिलकर बना है, और फुलरीन भी कार्बन परमाणु के मिलने से बना है। कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन, देखो ये जो अंतर आ रहा है ना, उसमें अंतर क्यों आ रहा है? जो कार्बन परमाणु है परस्पर आपस में जो बंधे हुए हैं, आबंधन यानी कि जो बंध बनाते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, उस आबंधन के तरीके के आधार पर ही उसमें अंतर होता है। जैसे आप कहोगे सर, अपन देखें हीरे की संरचना, ये कार्बन परमाणु है, ये दूसरा कार्बन परमाणु, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, इस प्रकार से बहुत सारे हजारों कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं,
लेकिन इनके बीच में जो बंध है, ये बंद रहा, ये बंद रहा, ये बंद रहा, ये इस प्रकार से बंद है, ये बंद है, ये बंद। तो इन बंधों की स्थिति और ज्यामिति के आधार पर इनमें अंतर होता है। जैसे हीरे का इस प्रकार से है, ग्रेफाइट में देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। जो आपको काले रंग की डॉट डॉट दिखाई दे रही है कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। उनके बीच में बंध बने हुए हैं। तो इनके बंधों के बीच की जो दूरी है, जो बंध कोण है, ठीक है, ये सारी इन कार्बनिक तत्वों के अंदर भिन्नता उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से फ्लोरीन को देख लीजिए, फ्लोरीन की संरचना अलग है, ये कार्बन परमाणु, ये भी कार्बन परमाणु, ये भी कार्बन परमाणु, ये सारे के सारे कार्बन परमाणु हैं और कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं बंध के द्वारा। परंतु यहां पर भी इनके बीच में जो बंध है उनमें अंतर होने के कारण, यानी कि फ्लोरीन में अलग बंध है, अलग प्रकार से बंध है, ज्यामिति अलग है, हीरे की ज्यामिति अलग है, बंध कोण अलग है, बंधों के बीच में दूरी अलग है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में दूरी भिन्न भिन्न है। तो इन बंध आबंधन के आधार के ऊपर ही इसमें अंतर होता है, कार्बन में अपरूपता पाई जाती है। अब देखिए आगे इसमें एक रेखाचित्र बना हुआ है, इसको अपन समझते हैं। रेखाचित्र में दे रखा है कि कार्बन के अपरूपों को हम निम्नलिखित वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में बांटते हैं कार्बन के अपरूपों को। एक तो क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में विस्तार से बताया गया है। हीरे के बारे में हम अलग से वीडियो पढ़ेंगे, अगला वीडियो। ग्रेफाइट के बारे में अलग वीडियो पढ़ेंगे और फ्लोरीन के बारे में अलग से वीडियो पढ़ेंगे। अक्सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन के, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसके अंदर कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और कार्बन गैस, ये सारी चीजें आती हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय अपरूप क्या है और अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो यहां लिखा है क्रिस्टलीय अपरूप में कि वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन में क्या होता है, जो कार्बन कार्बन परमाणु है वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, निश्चित व्यवस्था में एक निश्चित ज्यामिति से जुड़े होते हैं। क्या होती है उसके अंदर, निश्चित ज्यामिति होती है और निश्चित बंध कोण होता है। तो ऐसे अपरूप, चाहे वो कार्बन के अपरूप हो या फास्फोरस के हो या सल्फर के हो, जिनमें परमाणु आपस में एक निश्चित व्यवस्था में हो, यानी कि परमाणु के बीच में दूरी निश्चित हो और उनकी ज्यामिति निश्चित हो और उनके बीच में बंध कोण निश्चित हो, तो वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, हीरे के यहां दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ये जो दूरी आपको दिख रही है 154 पिकोमीटर यहां दिख रही है। इसी प्रकार से देखिएगा यहां पर ग्रेफाइट की हम बात करें, ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में जो दूरी दिख रही है 141.5 पिकोमीटर दिख रही है। तो यहां पर कहने का मतलब इनके कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है उसकी ज्यामिति, उनके बीच में जो बंध कोण है वो अलग होगा, निश्चित होगा, ज्यामिति निश्चित होगी। इसके कारण जो संरचना बनती है वो क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्रिस्टलीय अपरूप में जो तत्व हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, ठीक है। निश्चित व्यवस्था मतलब उसमें निश्चित ज्यामिति होती है और निश्चित बंध कोण होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर निश्चित व्यवस्था नहीं होती है परमाणुओं में। जैसे अपन बात करें कोल, कोल बोलते हैं कोयले को, ये कोल अंग्रेजी का शब्द है, COAL। कोल का मतलब होता है कोल यानी कोयला, ठीक है ना। अंग्रेजी में कोल बोलते हैं, हिंदी में कोयला बोलते हैं। तो जो कोयला है वो अक्रिस्टलीय अपरूप है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कोई निश्चित प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है, कोई निश्चित बंध कोण नहीं है। कोई परमाणु तो अधिक दूरी पर जुड़ा है, कोई परमाणु कम दूरी पर जुड़ा है, कोई परमाणु जो है उसके बीच में अधिक कोण है, किसी परमाणु में कम कोण है, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। यानी कि कहने का मतलब अक्रिस्टलीय अपरूपों में जो परमाणु के बीच में व्यवस्था है वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है, उसे अपन अक्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। जैसे कोयले की बात होगी, कोयला आप सभी जानते हो, कोयले के प्रकार है एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, ठीक है ना। ये सब कोयले के प्रकार आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं। फिर है कोक, कोक कहते हैं जब कोयले को, ये जो कोयला है इस कोयले को अपन गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब कोक बनता है। क्या बन जाएगा, कोक बन जाएगा। यह भी एक प्रकार का ईंधन है।
और कास्ट चारकोल क्या है? कास्ट का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी बोल दीजिए, कास्ट या काठ बोल दीजिए, अपन राजस्थानी भाषा में इसको काठ कहते हैं, ठीक है। कास्ट यानी कि जब लकड़ी को, पेड़ पौधों की जो लकड़ी है उस लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, वायु का मतलब है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो वायु की अनुपस्थिति का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब लकड़ी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो चारकोल बनता है, तो उसे अपन कास्ट चारकोल कहते हैं, क्योंकि लकड़ी से बना है, लकड़ी का चारकोल है तो कास्ट चारकोल। इसी प्रकार से जीव जंतु जो है, जीव जंतु में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं, अस्थि हैं, ठीक है, अगर उनको अपने वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो उससे जो चारकोल बनेगा उसे जंतु चारकोल कहेंगे, ठीक है। और काजल आप सभी जानते हो, काजल जो अपने श्रृंगार के रूप में आंखों में जो काजल लगाया जाता है वो ही काजल है, उसी काजल की बात कर रहा है। और काजल को अपन वायु की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक को गर्म करके और उसकी जो धुआं निकलता है उस धुएं से अपन काजल तैयार करते हैं। मोस्टली अपने इंडिया में जो काजल तैयार किया जाता है और गाँव में जो काजल तैयार होता है वो जो नीम के जो फूल होते हैं, नीम का जो पौधा है, नीम के पौधे में जो फूल होते हैं उनके फूलों को जला करके, मंद आंच में, धीमी आंच में उनको जला करके उसके जो धुआं है उस धुएं को, वो जो धुआं है वो किसी दीवार पे या किसी बर्तन पे, ठीक है, वो जमना शुरू होगा तो उससे अपन काजल तैयार करते हैं। और नीम के फूलों से जो काजल तैयार होता है वो आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि नीम जो है वो एक प्रकार से कीटाणुरोधी या रोगाणुरोधी प्रकृति का होता है। नीम जो है वो कीटाणुओं को मारने वाला होता है, नीम के अंदर जो केमिकल होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। नीम के पत्ते, जड़, फल, फूल, सारी चीज उपयोगी हैं, ठीक है। नीम की छाल, नीम के पत्तों को अपन अनाज में डालते हैं ताकि उसमें वो नहीं लगे, जो अनाज के अंदर जो कीट होते हैं वो कीट नहीं लगते हैं। उसी प्रकार से नीम के जो पत्ते हैं उनको अपन पौधों में डाल देते हैं तो उसे दीमक नहीं लगती है। कहने का मतलब नीम जो है, नीम का प्रत्येक भाग उपयोगी है। नीम एक प्रकार का औषधीय पौधा है, ठीक है। और इसी प्रकार से गैस कार्बन, कार्बन जो है उसको जलाने से जो गैस बनती है वो कार्बन गैस, जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन जुड़ गए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये सारे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्बन के अपर रूपों की बात की, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। कई बार एग्जाम के अंदर यहां से छोटा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अपन को पता है इस पार्ट में से एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का, कुल 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बन के किन्हीं 2 क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखो, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन जो क्रिस्टलीय अपरूप है। यह ऐसे आ सकता है कार्बन के किन्हीं 2 या 3 या 4 अक्रिस्टलीय अपरूपों के नाम लिखो, तो आप इनमें से कोई भी याद कर लीजिए, कोल है, कोक है, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, ये अक्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक है। और हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा को यहाँ समझा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। और अगले वीडियो में हम जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसमें जो हीरा है, उस हीरे के बारे में, हीरा नहीं डायमंड जो अपन आभूषण में काम में लेते हैं वो ही हीरा है, उस हीरे के बारे में विस्तार से समझेंगे, जहां से अक्सर एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले वीडियो में हम हीरे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।